हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ECS। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा और ये हमारा जो इनिशिएटिव है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है टॉपर्स वाणी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने दिव्या जी से बात करी गूगल मीट के अंतर्गत। और आज जब उस इनिशिएटिव के अंतर्गत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बार बार समझ में आया कि शायद उत्तर प्रदेश में UP PCS का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के अंदर एक जो मोटिवेशन फैक्टर है जो बार बार कम पड़ जाता है प्री से पहले या मेन से पहले, उसके ऊपर लगातार मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने गूगल मीट में लोगों को इनवाइट किया। 100 का हमारे पास कंस्ट्रेंट था, डिमांड और बढ़ी तो हम लोगों ने जूम पर मीटिंग करने की कोशिश करी है। तो इस बार इस इनिशिएटिव के अंतर्गत डिप्टी SP या फिर SDM को बुलाया जाएगा जो आप लोगों से रूबरू रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन कर लें। सिंसियर हो, सीरियस हो और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक पर ज़रूर, टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे प्रियांशु दुबे ऑफिशियल तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। इसके अलावा आप इंश्योर सिविल सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे रात को 9 बजे जो हमारा 90 डेज़ प्लान चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटी, सबसे पहले हम पॉलिटी ख़त्म कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री, पूरा शेड्यूल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। 2 पंक्तियाँ मैंने ऐसा कि बोला कि शुरुआत हमेशा करूँगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज का ये जो इनिशिएटिव है टॉपर्स वाणी, जहाँ पर उत्तम प्रकाश जी से आप थोड़ी देर में रूबरू हो रहे होंगे, उनके द्वारा अपने इस प्रिपरेशन के दौरान किए गए संघर्ष की जो बातें बताई जाएंगी। शायद आज जितने भी फ्रेशर हैं जो पहली बार प्री देते हैं या जिनका पहली बार प्री निकलता है और मेंस जब पहली बार लिखते हैं तो एक भय, एक डर, एक खौफ होता है। तीनों ही शब्द एक समान है कि किस प्रकार से मेंस में आंसर राइटिंग की जाए। उत्तम प्रकाश, मुझे लगता है कि ये इनके द्वारा प्री पहली बार निकाला गया, इन्होंने मेंस लिखा और एक तरीके से मैं कहूँगा इतिहास रचा हुआ है। इनके इंटरव्यू की एक खासियत है, आप जब इनको अभी सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ से उसको खुद के पढ़ने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी अर्न करना पड़ रहा है खुद से। उसके बाद वो खुद की मेहनत से अर्न करके खुद पढ़ने के लिए तत्पर है। इलाहाबाद में किसी रूम में रुका हुआ है और रोज़ का रोज़ इतना इनिशिएटिव लेते हुए पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद मेंस में कौन कौन सी रणनीति का प्रयोग करते हुए सिलेक्शन ले रहा है। सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सुनने से एक वही बात है, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इससे क्या होगा, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि अनुभव से बड़ी शिक्षा कुछ नहीं हो सकती। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। कल भी मैं यही बात कर रहा था, अगर महात्मा गांधी चाहते तो आते ही सबसे पहले जो डू और डाई का नारा होता है वो 1915 में भारत पहुँचते, 1916 में बोल देते डू और डाई, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन अनुभव के अंतर्गत उन्होंने इतना समय लिया, चीज़ों को समझा और उसके उपरांत अनुभव के साथ चीज़ों को किया। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। अनुभव आपको ये बताने में सक्षम होता है कि देखो आगे आने वाले जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ कितने गड्ढे हैं और किन किन जगहों से आपको बचना है। उत्तम प्रकाश का इंटरव्यू या उत्तम प्रकाश का जो हम लोगों ने इनिशिएटिव किया है, जहाँ पर उनसे कई सारे प्रश्न मधुसूदन के द्वारा पूछे गए हैं और उत्तम ने उसके जवाब दिए हैं। शायद नहीं, मैं पक्का इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसको कि आपके आने वाली प्रिपरेशन में एक नया मोड़ इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। बाकी इंश्योर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट सारी पड़ी हुई हैं, उनको देखिए। UP स्पेशल का वीडियो आ चुका है, ECS वीकली बुलेटिन चल रहा है, द हिंदू का डेली MCQ सीरीज़ चल रहा है, 90 डेज़ का प्लान चल रहा है, हिंदी के लिए तत्सम तद्भव वाला वीडियो सीरीज़ चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। बाकी रात को 9 बजे मिलते हैं। Hello, this is मधुसूदन श्रीवास्तव। वेलकम टू द इंश्योर सिविल सर्विसेज चैनल। आज हमारे साथ हैं उत्तम प्रकाश जी, जो 2020 में सेलेक्टेड हुए हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पे। तो आज इनसे हम कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए उत्तम जी। जैसा कि मेरा नाम उत्तम प्रकाश है, मैं बुंदेलखंड के बांदा जिले से रहने वाला हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ। और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से, एक सरकारी स्कूल से हुई, कक्षा 8 तक की जो जी। इसके बाद एक कस्बा है पास में, वहीं से इंटर तक की स्कूलिंग हुई। साइंस से इंटर है, मैथ से। जी। और औसत दर्जे का विद्यार्थी रहे हमेशा।
जी मेरे हाई स्कूल में 66% जी और इंटर में 69 है। जी इसके बाद अपने ज़िले के स्कूल से मैथ और फिजिक्स से बीएससी है, उसमें मेरे 62% हैं। जी इसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और मेरा नेट भी पॉलिटिकल साइंस से है। जी। आपकी बात करें आपके बैकग्राउंड फैमिली की, तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपका बैकग्राउंड कैसा रहा फैमिली का? तो अगर बता दें, जो लड़के सोचते हैं कि जो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए तैयारी करने के लिए बहुत पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी मेरी, और मेरे पिता शिक्षा में थे, और हम खुद अपनी पढ़ाई अपनी स्वयं की अर्निंग से किए हैं। जी बीएससी तक खासकर सिलाई करके। 3 भाई हैं हम लोग। छोटा भाई मेरा पुलिस में है और बड़े भैया सिलाई करते हैं। तो हम लोग खुद सिलाई करके पढ़ते थे, पैसे लेकर, जब गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठा करके। तो बैकग्राउंड मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर कैसी जिज्ञासा है, कैसा पढ़ना चाहते हैं आप, जी इच्छा शक्ति आपकी मजबूत हो तो आप कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन ये है कि आप समय ज़रूर उसमें लगता है, बस। जी। लोगों के अंदर आजकल ये बहुत बड़ा मिथ है कि बैकग्राउंड पीसीएस फैमिली से होना चाहिए, आईएएस फैमिली से होना चाहिए, या बहुत पैसा हो आपके पास। तो इस तरह का मिथ होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये ये बहुत ही गलत मिथ है, क्योंकि आप मुझे दे सकते हैं। मेरा गांव तिनवारी का पिपर गांव है। पता नहीं कर सकते हैं आप वहाँ जाके। वहाँ से शायद मैं पढ़ा लड़का हूँ जो सिविल की तैयारी करने के लिए आया था। जी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारे आसपास कहीं का, कुछ ना कोई गाइडेंस देने वाला था मुझे यहाँ तक। एक्चुअली जब बीएससी कर रहा था तो मुझे इस चीज़ का आभास भी नहीं था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा। जी जब मैं बीएससी के लास्ट स्टेज में था, बीएससी करने के बाद, तब जाके रुझान बना कि मुझे तैयारी करनी चाहिए थोड़ा, जी जी। तब जाके मैं आया हूँ। लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, 80% वाले ही सेलेक्ट होते हैं, ग्रेजुएशन बहुत अच्छा हो। तो क्या इस तरह का भी होता है? ऐसा कुछ नहीं, आपने जैसे देखा है आजकल? ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि देखा आपने मेरे मार्क्स कितने कम हैं। मार्क्स 60 से ऊपर हैं, लेकिन 65, 69, 62, 3 बस। इतने कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। मैं क्लास में कभी भी ऐसा नहीं कि मैं टॉपर रहा हूँ क्लास का, लेकिन हाँ, टॉप 5 में तीसरा स्थान, दूसरा, चौथा, क्या ऐसे। हमेशा स्कोर से मैटर करता है इसमें? बिल्कुल नहीं, स्कोर मैटर करता। इसमें आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी मेहनत। आप एक आइंस्टीन का वाक्य है कि एक आदमी की सफलता में 99% उसकी मेहनत का योगदान होता है, जी जी और 1% केवल बुद्धि का। तो अगर आप मेहनती हैं तो आप कर ले जाएंगे। जी। बात करें, जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो आंसर राइटिंग जो बच्चे लिखते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की लिखते हैं। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या फ़र्क होता है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे? एकेडमिक में और एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आंसर राइटिंग में। अगर हम उसके आंसर देखें यूनिवर्सिटी पैटर्न के, तो उनके आंसर लंबे खींचने वाले और मुद्दे से भटकाव वाले भी होते हैं। जी कई आंसर ऐसे होते, लड़के लिखते हैं, सीरीज पढ़ के देते हैं, और जब हम सिविल में आते हैं तो आपको एक गहन अध्ययन आपका होना चाहिए उस टॉपिक में। जी टू दी पॉइंट, जो डिमांड है क्वेश्चन की, सीधा आप उसमें आइए। जी आपको ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको आंसर बड़ा करना है। यूनिवर्सिटी में क्या था, उसमें शब्द सीमा बड़ी होती है, तो लड़के बना के अपने आप से लिखते हैं। इसमें बड़ा कम शब्द सीमा है, 125-200। आपको टू दी पॉइंट लिखना है आके, जो आपकी डिमांड है क्वेश्चन की, बस। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके बुक सेट में कई सारी पत्रिकाएं रखी हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स रखे हैं। तो आपने क्या द हिंदू को ही फॉलो किया था? मैंने बहुत सारे देखे, आपके इंडियन एक्सप्रेस रखे हैं, कई सारी पत्रिकाएं रखी हैं। जैसे मैंने देखे कि डिस्ट्रिक्ट की करंट अफेयर्स है, क्रॉनिकल है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे बच्चों को? जैसे मैं तो ये कहूँगा, मैं पत्रिकाएँ तो मैं लेता था, 5 पत्रिकाएँ कम से कम लेता था, मैं पढ़ता था। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं 5 में पूरे टॉपिक पढ़ता था। जो मुझे अच्छा लगता था तो उसे छाँट के मैं स्वयं पढ़ता था और कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेता था। और प्री के लिए कहूँगा कि जो आपकी घटना चक्र आती है 2 महीने में, घटना सार आती है 6 महीने में, और क्रॉनिकल आती है 25 रुपए की, जी। वो पर्याप्त है पीसीएस प्री के लिए। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, या इंडियन एक्सप्रेस, या ऐसा कुछ? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। द हिंदू मैंने कभी नहीं पढ़ा है, जी जो बड़ा लेंदी पेपर था, और हिंदी मीडियम के लड़कों की इंग्लिश कमज़ोर होती है वैसे भी ज़्यादातर। जी तो मैं, हाँ, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा लगता था। उसकी इंग्लिश सरल है, विद्यार्थी पढ़ सकता है, आराम से समझ में आ जाती है। और क्योंकि इलाहाबाद में हिंदी का कोई अच्छा पेपर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा। जी। तो बात करें हम प्री की स्ट्रैटेजी के बारे में, तो प्री की स्ट्रैटेजी की तैयारी कैसे करें? जो खासकर हिंदी माध्यम में और इलाहाबाद का माहौल जैसा हो गया है कि लड़के प्री की तैयारी ही करते रहते हैं ज़्यादातर, मेंस फोकस नहीं करते हैं। तो
प्री निकलने के बाद फिर मेंस रुक जाता है। मेरे हिसाब से ये है कि आपको प्री और मेंस दोनों लेके चलना चाहिए साथ में। लेकिन हाँ, जब आपके पास लास्ट के 2 महीने बचे हों तो आपको केवल प्री में फोकस करना चाहिए। अगर हम टॉपिक वाइज बुक की बात करें तो इतिहास के लिए क्या आपने लिया जैसे? हाँ, हाँ, मतलब अगर देखें, मैंने मॉडर्न इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। जी, वो बहुत जी। कंप्लीट बुक है, आप और किसी सोर्स से पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आपको हर जानकारियाँ वहाँ मिल जाएँगी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक सब लोग जानते हैं। बात करें हम अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल के हाँ, लिए तो एंशिएंट के लिए देखिए, मेंस के लिए तो रामचरण सही हैं, लेकिन आप जब प्री में आते हैं तो मैंने देखा, अनुभव किया कि क्वेश्चन उससे नहीं बनते हैं प्री के। तो एक एस.के. पांडे की बुक आती है एंशिएंट की और मिडिवल की, काफ़ी अच्छी बुक है प्री के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें जानकारियाँ काफ़ी हैं, फैक्ट हैं, लेंदी बुक है, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ के अपनी स्वयं नोट्स बना के प्री की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आईएएस से क्वेश्चन भी उससे मैंने देखे आए हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था, मैत्रेय कौन है? तो उस बुक में भी क्वेश्चन था। जी, अभी 2020 पीसीएस में आया था प्री में, एक ग्रोनोमोई, जी, जी। तो वो क्वेश्चन भी उसी बुक से है। जी, बात करें अगर हम साइंस के बारे में, जो आजकल देख रहे हैं ट्रेंड बदल रहा है, साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ज्योग्राफी का हम कंट्रीब्यूशन ले लें तो कुल मिला के टोटल 50-55 क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे? ज्योग्राफी के लिए तो मैंने केवल एक ही बुक पढ़ी जो कक्षा 11 की है, सरस्वती प्रकाशन की, जी, खुल्लर की आती है, आईसीएसई बोर्ड की। वो बुक मैं कंप्लीट बुक समझता हूँ, पीसीएस के हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है, और खास आईएएस के हिसाब से भी आपका मेंस भी उससे ज़्यादा अच्छा आता है, प्री भी क्वेश्चन बनते हैं। और प्लस मैपिंग के लिए जो करंट इशूज चलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। जी, जैसे आप अगर जाएंगे, प्रियांशु सर का आईसीएससी का देखेंगे उनका वीडियो, तो बताते हैं, जैसे अल सल्वाडोर वाला था, जी, तो उन्होंने वो जानकारी भी दी, प्लस भौगोलिक स्थिति बताई उसकी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो आपने क्या शंकर आईएएस को प्रेफर किया था? बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि की कुछ बुक आती है, जी। तो उसी केवल मैंने पढ़ा, और बाकी जो करंट चलते हैं, करंट इशूज। साइंस के लिए क्या आपने एनसीईआरटी उठाई कि आपने घटना चक्र क्या ऐसा कुछ मतलब यूज़ किया मटेरियल? अब अगर देखा जाए वर्तमान ट्रेंड साइंस का, तो उससे ज़्यादातर साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। जी, जी। जैसे क्रिस्पर आईएएस में क्रिस्पर के 9 वगैरह, तो ये सब क्वेश्चन आप बुक में नहीं मिलते हैं। आई मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। हाँ, वही तो इसके लिए आपको, जैसे एआई है, तो तकनीकें आपको पढ़नी पड़ेंगी नीट पेपर से। और प्लस हाँ, मैंने अगर जो होता ना, ये बेसिक मैंने लूसेंट से पढ़ा था उसका साइंस। और जी। तो बात करें अगर हम मेंस की, तो मेंस में आपने सब्जेक्ट वाइज किस तरह से पढ़ा था और किस सोर्सेस से मतलब आपने मतलब चीज़ों को कलेक्ट किया था अपने पास? हाँ, ये बता दें कि अगर एंशिएंट और मेडिवल को छोड़ दें तो मेरे लिए जो प्री की बुक थी वही मेंस की बुक थी, कोई जी, अंतर जी। नहीं था। हाँ, बस ये था कि मेंस के लिए मैंने ये किया कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, और सिलेबस में जो टॉपिक दिए रहते हैं उन हम ये देखते हैं कि क्या उनके नोट्स बने हुए हैं मेरे। तो मैं देखा कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधा टॉपिक से देते हैं। जैसे आप 2018 पीसीएस देखें मेंस, तो एक आता है टेक्नोलॉजी मिशन के बारे जी, में, जी। तो सीधा टॉपिक से क्वेश्चन है। इस बार का ही देख लीजिए, मेंस में 20 में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति आई थी, तो सीधा आप जाएंगे तो टॉपिक का क्वेश्चन है उसकी। तो इसके लिए आप टॉपिक उठाइए, उनको अच्छे से तैयार करिए। जैसे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ, फोर्थ के सब में। टॉपिक उठाइए, उसको जो है हाँ, कैसे आप डिफाइन करते मतलब आपने? जैसे टॉपिक मैंने उठाया, मैंने टॉपिक जैसे आप बताया नवाचार नीति उठाई मैंने, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे कि क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से, मेरे पास था नहीं, तो मैंने गया नेट सर्च किया नेट में, तो मुझे मिल गया मटेरियल पूरा उसका, जो नीति आई थी। जी, जी। तो इसके पहले शायद 2011 में शायद नीति आई थी, तो मैंने उसको क्या नोट डाउन किया कि आ सकता है भविष्य में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बना। जी, और प्लस जब मैं इसी तरह जब अन्य गया थर्ड पेपर में, जो जैसे देखा कि चकबंदी है, ये सब चीज़ें हैं, जी, जी। तो मैंने क्या किया, उनके 60 नोट्स की पॉइंट लिख ली। चकबंदी का मतलब क्या होता है, जी, जी। हकबंदी का मतलब क्या होता है, और उनके इनाम क्या है, और जो कृषि के बिल आए थे उनको सॉर्ट आउट कर लिया, क्या क्या समस्याएं थी, बस। अगर हम बात करें तो एथिक्स की जो सबसे बड़ा हर्डल होता है हाँ। जीएस के पेपरों में, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का कम ही स्कोर होता है, कुछ-कुछ का बहुत अच्छा होता है, तो सब उस कैटेगरी में नहीं आते। तो आपने एथिक्स के लिए क्या अप्रोच अपनाई थी? हाँ, हाँ, ये तो है कि शुरू में एथिक्स से डर लगता था, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर पाया था, और 2 महीने बचे थे मेंस के, तो कहता एथिक्स होगा। फिर मैंने कुछ नहीं, 2 बुक्स लाई, मैं लेक्सिकॉन लाया और सुब्बा राव की किताब लाई। जी, तो मैंने आईएएस का
मेंस का क्वेश्चन पेपर उठाए थे इसका, और प्री का 2 साल हो चुके थे, और उसके हिसाब से मैंने अपना अनुमान लगा के मैंने क्वेश्चन बनाए, और मैंने टॉपिक स्वयं नोट्स बनाई 2 महीने में, और उन्हीं नोट्स को मैंने पढ़ा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और मेरा एथिक्स का पेपर शानदार पेपर गया था। मेरा सब लगता है मुझे जो चारों पेपर जीएस के थे सबसे अच्छा एथिक्स गया था। बात करें आपके ऑप्शनल की, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। जी। हिंदी साहित्य की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, मतलब किसी के आपने कहने पे लिया या आपकी खुद से मन से था ये चीज़ें? हिंदी साहित्य बात देखा जाए तो लोगों ने मुझे मना ही किया, किसी ने कहा नहीं लेने के लिए, मेरा स्वयं का वो था, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शनल निर्धारित करने के अंदर असमंजस छात्रों के अंदर होता है, मेरे अंदर भी था कि मैं ज्योग्राफी लूँ या पब्लिक लूँ या हिंदी लूँ। तो मैंने कुछ गया मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए प्रीवियस ईयर, उनको देखा, अच्छे से समझा, तो मुझे लगा हिंदी बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हिंदी की तरफ आपका रुझान भी पहले से था? हाँ, मुझे हिंदी जो है बता दें शुरू से पढ़ने में अच्छी लगती थी। अच्छे नंबर मेरे हमेशा हाई स्कूल में और इंटर में सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में ही आते थे। मतलब आपको डिस्ट्रिक्शन मिला हुआ है? हाँ, बिल्कुल 80 के ऊपर नंबर दोनों में है। अब बात करें इन सब में सबसे एक कॉमन चीज़ होती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी है। प्री के लिए अगर करते हैं, खासकर पीसीएस के लिए, तो आपका ऐसे वो आता है 2 महीने में पत्रिका आती है घटना चक्र की, और प्लस जी। घटना सार आता है 6 महीने में, जी जी। और प्लस घटना चक्र की दृष्टि आती है 20 दिन पहले एग्जाम के। ये आपके लिए बहुत रामबाण है करंट अफेयर के लिए। जी। और प्लस जब आप एक आती है क्रॉनिकल, वो पतली वाली 25 रुपये की मिलती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है इसके लिए। हाँ, अगर मेंस दृष्टि से आपको तैयारी करनी है तो एक दृष्टि करंट अफेयर आती है, उसमें भी काफ़ी सामग्री मेंस की मिल जाती है आपको। अच्छा, हम बात करें जैसे मेंस में क्वेश्चन के टाइप आते हैं, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड होते हैं, जैसे डिस्कस करना, हाँ। इलैबोरेट करना, क्रिटिकल एग्जामिन करना, तो इस कीवर्ड को कैसे समझें और किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं या किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं इसको बच्चे? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखिए इसी में होता है, एग्जामिनर आपसे कुछ पूछता है, डिस्कस करना है, तो हम एग्जामिन करके चले आते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्दों का, हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है, तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम शब्द का मतलब समझें, क्योंकि हर शब्द की डिमांड अलग अलग होती है। जैसे आप जाएंगे टिप्पणी करें, जैसे आप इस बार देखेंगे जो फर्स्ट पेपर आया था जीएस का, उसमें यही था पहला क्वेश्चन कि आप उस हड़प्पा सभ्यता की शहरी नियोजन में टिप्पणी करें, लिखें। टिप्पणी मतलब होता है आप अपने विचार लिखें, उसमें निष्कर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्लस जब आता है विश्लेषण करें, मतलब जो जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आपको उसमें अंतर्निहित मुद्दे हुए हैं जो उसमें दिए हुए नहीं हैं, आपको अंदर से निकालने की वास्तव में क्या पूछ रहा पूरा, तो उनको पूरा विश्लेषित करना है आपको, अंतर्निहित मुद्दों को उसमें। जी। और जब व्याख्या आती है तो आपको उसको पूरा एलोबरेट करके पूरा लॉन्ग फॉर्म में उसको लिखना हुआ। जैसे क्वेश्चन आया था संविधान, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, जी जी। तो ऐसे क्वेश्चन है अंतरहीन में, अगर आप इसको संविधान की आत्मा है पॉइंट में लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छा नहीं जाएगा। जी जी। अब जैसा देखा जाता है कि 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कितना लिखना है, क्या किसी ने आपको बताया मतलब एग्जाम टाइम में, या आपने मतलब प्रैक्टिस की हुई थी इस चीज़ों के बारे में, तो कितना क्या लिखना है कितने बोर्ड में? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, जी। लगभग शायद 17-18 टेस्ट दिए थे मैंने, तो काफ़ी अनुभव हो गया था कि इतना लिखना है। लेकिन हाँ, पेपर में देने गए तो फर्स्ट पेपर तो बढ़िया था, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन जब अन्य पेपर आए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो लड़के क्या सोचें कि हम पूरा भरना है, तो कई लोगों को क्वेश्चन छूट गए इस तरह में, लेकिन गलत है। उसमें शब्द सीमा दी हुई है 125 है, कितने भी पेज बचे हैं आपके, 2 पेज 3 पेज, इस मायने रखता है, आप उतना ही लिखिए। अगर हाँ 10-15 शब्द ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 शब्द कम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी लाइफ में आपके दोस्तों का क्या महत्व रहा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में? दोस्तों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपके पास सकारात्मक माहौल है और दोस्त आपके पॉजिटिव हैं, तो आप तैयारी करने में बड़ा योगदान देते हैं। मेरे दोस्त थे कुछ, जैसे अनुराधा हैं, राजकुमार हैं, शिवनमन हैं, जी। रविंद्र हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे प्रेरणा मिलती थी और उनको खुद ज़्यादा विश्वास था कि मेरा होगा सिलेक्शन। तो जब उनको विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे भी लगता था कि यार तो मुझे करना ही है। जी जी। तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है, अच्छे लोगों से मिलिए, सकारात्मक रहिए हमेशा। जी। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आपसे, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट मिला आपको? मेरे पूरी फैमिली का सपोर्ट था, खासकर मेरी मम्मी, दीदी, छोटा भाई, भैया, सबका सपोर्ट देखा जाए ओवरऑल था। और खासकर जो ज़्यादा योगदान था वो मेरी मम्मी का था। अगर मेरा जो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की, उसमें अगर देखें तो 99% योगदान मेरी माता जी का है। जी।
और बाकी जो एक और बाकी जो अन्य आते हैं वो 1% में वो रखता हूँ मैं। तो कोई मतलब कोई खास मतलब आपके साथ ही रहा हो जो आपको मतलब इस तरफ प्रेरित करता रहा हो कि आपका हो जाएगा हो जाएगा? मेरे 2 साथी थे जो ज़्यादा प्रेरित करते थे। एक मेरी फ्रेंड है अनुराधा, एक फ्रेंड है लेखपाल है इस समय राजकुमार, जी, जी। तो मुझे काफ़ी प्रेरित करते थे। जी, जी। बात करें अगर हिंदी साहित्य की ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को, तो उसको कैसे अपनाया जाए बच्चे बच्चे जो लेना चाहते हैं? हाँ, हिंदी साहित्य बता दें बड़ा अच्छा ऑप्शनल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लिए ही था तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए। तो हिंदी माध्यम में ये हिंदी साहित्य लेने में ये फ़ायदा है कि हिंदी माध्यम के अगर हैं आपको, तो जो टीचर चेक करेगा कॉपी आपकी हिंदी साहित्य वाला ही चेक करेगा और हिंदी माध्यम से चेक करेगा। तो हिंदी साहित्य का आप कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं हिंदी साहित्य के। बड़ा सरल है पेपर, आप लिख के और क्वेश्चन बना के स्वयं से, प्लस जो मैं यही कहूँगा कि स्वयं से नोट्स अगर बना सके आप, अगर आपने स्वयं से नोट्स बना लिए तो आपको उनको तैयार करने में बहुत समय नहीं लगेगा। हिंदी साहित्य 2.5 से 2 महीने में आराम से पूरा तैयार कर लेंगे अगर आप स्वयं से नोट्स बनाए हैं, पढ़े हैं अच्छे से। बात करें अगर हम दिन में जैसे लोग 20-20 घंटा पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है आपके हिसाब से? ये बहुत गलत धारणाएँ हैं कि लड़के इतने पढ़ते हैं। हमने कभी इतना 18 घंटे नहीं पढ़ा है, मेंस भी दे चुके हैं। हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब 13 घंटे 14 घंटे इतना हो जाता है। सामान्यतया 10 घंटे 8 घंटे इतना बहुत है, पर्याप्त है। जी। तो अब हम बात करें कि जैसे अपने पॉइंट या पैराग्राफ में आंसर लिखे, या जो है अपने सीधे बुलेट पॉइंट लिख दिए, या चित्र तो बहुत ज़्यादा बनाए थे आपने? मैंने इस बार जो पेपर आए थे बड़ा विचारात्मक थे, तो डायग्राम बनाने से कुछ चीज़ नहीं थी, ज़बरदस्ती कोई चीज़ घुसेड़नी नहीं चाहिए। अगर उसकी मांग है क्वेश्चन की डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए तो बनाइए ज़रूर। कुछ क्वेश्चन थे ज्योग्राफी क्वेश्चन थे, कुछ इथिक्स के क्वेश्चन थे, कुछ थर्ड पेपर के क्वेश्चन थे, तो उनमें डायग्राम बनाना लग रहा था कि हाँ बनाना ज़रूरी है, तो उसमें मैंने बनाए थे। और प्लस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको चाहिए कि आप उसमें पैराग्राफ में लिखें या फिर आप बिंदुवार लिखें। जी। क्योंकि तो अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्याख्या करिए आप, तो व्याख्या करने का मतलब अगर पॉइंट में लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका सही नहीं जाएगा, एग्जामिनर आपसे नाराज हो सकता है। तो आपको चाहिए कि उसको अच्छे से विश्लेषित करें उसको पॉइंट पैराग्राफ फॉर्म में। जी। अगर हम बात कर, जैसे आप अपने आप को मतलब कैसे बूस्टअप रखते थे, मतलब कभी कभार आपको उलझन नहीं हुई इन सब चीज़ों से, मतलब अ, कभी ये हुआ कि तैयारी छोड़ दें, या कभी डिप्रेशन का ऐसा कुछ आया हो? नहीं, बिल्कुल हुआ, क्योंकि थोड़ा मेन चीज़ फैक्टर होता था आर्थिक। तो जब मेरा 2018 का प्री था पीसीएस का, जी। तो 27 अक्टूबर को था। जी। तो जो है मैंने क्या किया था, जब वो 18 अक्टूबर के आसपास की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब इतना बेचैन था, कुछ समस्याएं थी कि छोड़ के भाग जाऊँ पेपर जी, ऊपर, जी। तो मैं मैंने गलत किया। मुझे महसूस हो रहा था यार मैं वनडे की तैयारी करता, क्योंकि मेरा रेलवे का प्री निकल भी गया था बिना तैयारी के, और मेंस में थोड़ा देख लेता तो हो जाता। तो मुझे बड़ा ग्लानि हो रही थी कि मैंने परिवार वालों के साथ गलत किया, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अगर मैं रेलवे की तैयारी करता तो उसमें सेलेक्ट हो गया तभी तक, जी। तो उससे बड़ा दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर घर वालों ने, लेकिन आज तक घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, अच्छा छोटा करो बड़ा करो। और प्लस गाइडेंस बहुत मायने रखता है, कुछ दोस्तों की संगत, जैसे मसूदन सर हमारे साथ थे, जो इंटरव्यू को लेकर बड़ा नर्वस थे हम अपने, तो उनसे कई बार हम बात किए, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, क्योंकि इंटरव्यू दे चुके थे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया उनसे बात करके, अच्छा भी लगता था। अक्सर उनसे बात होती रहती टॉपिक को लेकर। प्रियांशु सर जैसे आपके गाइडेंस से एक तरह से रहे हैं, आपने बताया। हाँ, प्रियांशु सर का इंटरव्यू के समय भी ठीक था गाइडेंस। और प्लस मैं उनके जो करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं देखने में, क्योंकि कोई जब स्टूडेंट समय देता है, हम खासकर मैं अपनी बात करूं, तो मैं देखता हूं टीचर वास्तव में कितना अच्छा कंटेंट डाल रहा है उसमें, क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो मैंने देखा वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं देखता भी हूँ उनका। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना संघर्ष किया है, पीछे किताबों का भंडार लगा हुआ है इनके पीछे। और आप लोग देखते हैं कि एक कैसे फैमिली से आता है बच्चा और किस तरह से मेहनत करके जाता है आगे तक। तो मेरी भी यही आशा है कि आप लोग भी आगे तक जाएं। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम किस में पसंद करना अच्छा लगता है, कैसे आप बूस्टअप करते हैं? क्या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आप मतलब अपने परिवार के साथ, या कुछ और चीज़ें? मुझे 3 चीज़ें पसंद है ज़्यादा। एक तो मैं खाली समय में जब कुछ हुआ, अगर मेरा सर दर्द कर रहा पढ़ते पढ़ते, तो मैं क्या करता हूँ, कहानी उपन्यास पढ़ने लगता हूँ, तो उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं काफ़ी उपन्यास कहानियाँ एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ सिलेबस के अलावा। मैं लोगों को सलाह भी दूंगा कि आप भी पढ़िए, इससे कहीं कहीं आपका सोच का दायरा बढ़ता है।
क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ जाते हैं कि आप कभी पढ़े नहीं होते हैं, जी और निबंध भी ऐसे आते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप निबंध अच्छे से लिख पाएंगे और प्लस क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आपने बताया था कि शायद आप जो है शायद इंश्योर सिविल सर्विसेज में पढ़ाई भी, अगर आपको टाइम मिले तो आप बच्चों को जैसे क्या पढ़ाना पसंद करेंगे? हाँ, जैसे सर से बात हुई थी कि अगर आप पढ़ाना चाहें तो मैंने बताया था कि अगर टाइम मिलता है मुझे समय समय पर तो इथिक्स क्लास, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इथिक्स क्लास ले सकते हैं। कुछ करंट अफेयर के मुद्दे हैं, कुछ हिंदी साहित्य हैं, तो जब समय के अनुसार मिलेगा तो आप तो आप पढ़ा सकते हैं। जी इंश्योर सिविल सर्विसेज से जुड़ना चाहेंगे? जी ठीक है, धन्यवाद उत्तम जी, आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, बट उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ उत्तम जी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।